कि उनका क्या रिप्लाई आया, उन्होंने क्या दिया है। अब उसमें उसमें भी उन्हें 81E के हिसाब से उन्हें मना कर दिया गया। अब इसमें इससे पहले मैंने देखा है कि एक बार ऐसे ही जीएसटी का एक घोटाला हुआ था, जहाँ पर सतना में मैहर में जो ऊपर जो टेम्पल बना हुआ है, वहां पर वो चलता है झूला, उससे लोग रोपवे से लोग जाते थे। उस रोपवे में जो जीएसटी नंबर था वो फर्जी पाया गया था, उस पर उन्होंने जांच के आदेश दिए और उसकी जांच की रिपोर्ट मांगी गई थी। अब वो जांच की रिपोर्ट आरटीआई में उन्होंने देने से मना कर दिया। जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट था, उनका कहना था 81E इस पे लागू है, ये इसको नहीं दिया जा सकता है। और उस पर फिर और 81D भी उन्होंने लगा दिया कि कमर्शियल कॉन्फिडेंस और ये सब तमाम चीज़ें। अब मेरा ये कहना है कि ये जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इसके अलावा जैसे हमने शिक्षा विभाग का मामला देखा, शिक्षा विभाग में जो स्कूल के मान्यता से संबंधित जानकारी थी, वो प्राइवेट स्कूल से संबंधित मान्यता की जानकारी उन्होंने मांगी थी, वो नहीं दी। उसमें भी उन्होंने फिड्यूशियल रिलेशनशिप की बात की। तो मेरा कहना है ये सब मिसयूज है, क्योंकि एज एन अथॉरिटी आपको ये अधिकार शासन से इसलिए मिलता है कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आपका काम है इन सब व्यवस्थाओं पर नज़र रखना, रूल्स के हिसाब से जो शासन के नियम हैं उसके हिसाब से उस डिपार्टमेंट को चलाना, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको चलाना और कानून का पालन करवाना। और कानून के उल्लंघन होने की स्थिति में यही जीएसटी डिपार्टमेंट को व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लेना है, यही शिक्षा विभाग को जो प्राइवेट स्कूल है उनके खिलाफ एक्शन लेना है, और यही हेल्थ डिपार्टमेंट को जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास जो पावर आ रही है वो संविधान ने, इस देश के संविधान ने इसलिए दी है कि ये सारी व्यवस्था दुरुस्त रूप से जनता के लिए चल सके। और ये इसलिए, ये इस मुद्दे पर अगर आप फिड्यूशियल रिलेशनशिप के तहत अगर इसको देने से मना करें, तो ये कोई विश्वास का कोई बिजनेस, इनका कोई वो नहीं है, कोई सेटअप नहीं है इनका सरकार के साथ। तो सरकार कोई बिजनेस में नहीं जा रही है इनके साथ, जो ये सारी रिलेशन उसके तहत इनको ये प्राप्त हो रही है। इसमें एक बड़ा केस जो है आपने देखा होगा, श्रीधर आचार्य जी का है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं। उन्होंने आरबीआई को उन्होंने कहा था कि ये जानकारी दीजिए। आरबीआई ने जो डेट अकाउंट्स थे उनके जानकारी जब प्राइवेट बैंक से मांगी गई थी, तो उस पर उन्होंने रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि फिड्यूशियल रिलेशनशिप का उन्होंने उसका क्लॉज लिया था, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। और इन्होंने श्रीधर आचार्य जी ने उसमें यही रूलिंग दी थी कि ये फिड्यूशियल रिलेशनशिप जो है ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति ज़्यादा बनती है। तो पहला काम है आप इसको जानकारी को दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का स्टैंड है उसको सही माना और जानकारी देने के आदेश दिए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें मिसयूज काफ़ी हो रहा है, लेकिन उसी समय जब आपके पास ऐसा मिसयूज कुछ आता है, तो आप एज एन एक्टिविस्ट या फिर आप एज अ आरटीआई एप्लीकेंट, आपको चाहिए कि उसका तत्काल उसका जवाब जो है बिंदुवार और बिल्कुल सटीक जवाब दीजिए कि यहाँ ये क्यों ये एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। और दूसरा मेरा कहना है कि कभी भी आरटीआई में मेरा हमेशा मानना है कि एक बार थोड़ा सा, क्योंकि क्या रहा है कि मैंने एक एक ट्रेंड देखा है, बहुत लोगों में ये परसीव ट्रेंड हो गया है कि जानकारी के स्वरूप को लेकर के जानकारी थोड़ा सा भी अगर वॉल्यूमिनस जाती है, तो उनको लगता है कि ये परेशान होने की स्थिति हो जाती है पब्लिक अथॉरिटीज के लिए। तो अधिकतर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो डिस्करेज करते हैं, वो जानकारी नहीं देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसमें आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी संशय लगता है, तो एक बार आप छोटी सी जानकारी निकाल लीजिए, क्योंकि क्या हो गया कि ये एक प्ली बना लिया है सारे इंफॉर्मेशन पीआईओज ने। उनका वो जरा सा भी देखते हैं कि जानकारी बड़ी हो रही है, तो वो उसका प्ली ले लेते हैं कि इससे हमारा काम प्रभावित होगा और ये इस तरह की चीजें बनती है। तो मेरा कहना है कि एक बार उस स्वरूप की छोटी सी भी सीमित जानकारी भी अगर आप निकाल लेते हैं, तो उससे अगर मालूम पड़ता है कि मानिए कि वो 2 पेज की जानकारी है, अब उसमें भी अगर वो बोले कि ये जानकारी से हमारा कार्य प्रभावित होगा, या उसमें वो बोले कि ये जानकारी देने से फिड्यूशियल रिलेशनशिप है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो स्टैंड नहीं करेगी। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी लगेगा कि भाई इसको हम क्यों मना कर रहे हैं, इतनी हार्मलेस इंफॉर्मेशन है और उसमें इनका कुछ समय भी जाया नहीं हो रहा है। और उससे मेरा ये कहना है कि आप कोई ऐसी चीज की जानकारी मांगे जिससे उसके बाद फिर आप, एक बार आपके पास एविडेंस आ जाते हैं, तो उसको आप फर्दर डिग ऑन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर
क्या क्या और चीजें आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप जैसे 10-15 पेज की जानकारी आपने मांग ली, 15 पेज की मांग ली जानकारी, उसके बाद फर्दर आप उसको आप चाहिए, अगर आपको लगता है कि उसमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो आप और फिर उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। जी राहुल जी, एक छोटी सी बात जोड़ दो। जो आपने श्रीधर आचार्यलू का ऑर्डर बताया, वो एक्चुअली मेरा ऑर्डर था सर। अच्छा, तो सर ये अपन चर्चा जो थोड़े समय पहले की थी जी, उसमें आरबीआई वाले फाइनल ऑर्डर में सर वो उनका नाम मैंने देखा था एक बार। नहीं सर आप देखिए फिर से। सॉरी, आई मीन आई वाज लाइक मेरे थे जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किए थे। अच्छा, ओके। राहुल सर, एक सवाल था आपसे। नमस्कार, बहुत टाइम से देखा हूँ। नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, जोधपुर, राजस्थान जी। एक मैं ये कह रहा था कि अभी हरियाणा या पंजाब का हाईकोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए थे कि निजी शिक्षण संस्थान आरटीआई के दायरे से बाहर रहेगी। अभी कुछ महीने, 2 महीने पर या 2 महीने पहले आया अभी ऑर्डर। देखिए, निजी संस्थान तो वैसे ही आरबीआई क्या आरटीआई के आरटीआई के दायरे। आरटीई जो लेता है सर जो आरटीई से पैसा आता है सरकार का, तो वो पैसा आता है आरटीई का, तो वो तो उसके दायरे में आएगा ना सर? नहीं, आरटीई तो चलता है, उनके ऊपर भी लागू होता है। सर मैं इसमें बोलना चाहूंगा उन्हें, नरेंद्र जी को। एक्चुअली वो आरटीई राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो लेकिन वो आरटीई तो उनके ऊपर भी लागू होता है, निजी संस्थानों को भी देना पड़ता है उसमें, वो भी क्लासेस जजमेंट आया था अभी हरियाणा और पंजाब का, उसका जजमेंट नंबर मेरे पास शायद नहीं है अभी। उन्होंने कहा कि निजी शिक्षण संस्थान आरटीआई के दायरे से बाहर। पता नहीं, ये नरेंद्र जी का ये मानना है। नरेंद्र जी, मैं आंसर दूं आपके क्वेश्चन का? नरेंद्र जी का ये मानना है कि अगर निजी संस्थान होते हैं, सरकार को उससे पैसा मिलता है, आप उसका ब्यौरा चाहते हैं। ये जो हमारे आप सूचना मांगो खंड से। अपने जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नजदीकी सीबीओ होता है, बीईओ होता है, उसके कार्यालय में ही लगाते हैं अपन आवेदन। नहीं तो वहाँ पे इसके अंदर जानकारी मिलती है, मैंने खुद ने लगाई थी और मेरे को मिली है जानकारी। आप चाहिए तो ऑर्डर दे दूंगा आपको, मिलती है। चलो, मैंने भी लगाई हुई है। आप खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लगाओ और वहां से आप मांगो, वो नहीं देखो इसमें जिला शिक्षा अधिकारी। मैं इसमें बीच में थोड़ा सा बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जितने भी संस्थाएं आती है, वो संस्थाओं को सूचना अधिकार लागू होता है, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं वो। अगर उसको जो अगर पब्लिक फंडिंग बहुत, यानी गवर्नमेंट फंडिंग अगर सब्सटैंशियल है तो उधर पब्लिक इंफॉर्मेशन अपॉइंट किया गया है, अगर नहीं है तो लागू नहीं है। तो जब एजुकेशन, महाराष्ट्र में ऐसे है कि जब एजुकेशन और दूसरी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास उनके तरफ से क्या दस्तावेजें सबमिट, डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट की जाती है या मैंडेटरी क्या सबमिट की जाती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। आप अगर पूछोगे मुझे उस जो संस्थाएं को डायरेक्ट लागू नहीं है सूचना अधिकार, उस संस्था का मुझे कैश वाउचर चाहिए, तो शायद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उस संस्था से जो पब्लिक अथॉरिटी, जो गवर्निंग बॉडी है, उनके पास अगर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट की जाती है वो उनको देना अनिवार्य है और वे देते हैं, और नहीं तो वे डायरेक्ट करते हैं कि उस संस्था को कि ये पूछा गया है, आप दीजिए। तो ये सब चीजें हैं, वो स्कूल भी देख सकती है। अगर ऐसा नहीं कि एजुकेशन ऑफिसर ने कुछ भी दे दो बोला तो वो देना चाहिए, कोई गरज नहीं है, क्योंकि मैंडेटरीली क्या उनको देना चाहिए उतना वो बोल सकते हैं।
लेकिन कुछ भी दे दो बोला तो वो एजुकेशन संस्थाएं मानना चाहिए, ऐसे कोई गरज नहीं है। सूचना अधिकार एक उस ढंग से चलता है। धन्यवाद सर। मेरा एक शैलेश सर से एक सवाल था सर, शैलेश जी सर से। हाँ जी जी सर, मेरा एक सवाल था कि मैंने 2017 में एक शिकायत की थी इसमें अपने चिकित्सा विभाग में, और एक नर्स ने पैसे लिए थे किसी परिवादी से, मेरे फैमिली का ही मैटर था, तो उसके आरोप में उसको निलंबित कर दिया। उसकी 3 साल से अभी जांच चल रही है। मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट और मैं जो हमारे बयान वगैरह हुए, उसके बाद किन किन अधिकारियों के बयान हुए और जो भी पत्राचार किया उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए गई थी मेरे से, अपने क्या नाम है इसका, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर जोन से। लेकिन उन्होंने ये कहा मेरे को कि वर्णित प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन विचाराधीन है, अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 08 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट 1 इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद के होते हुए भी व्यक्ति को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। जो सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रियान्विति में अड़चन पैदा होगी, जिससे ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 81J के अनुसरण में वाची सूचना आपको दिया जाना नियम विरुद्ध है, ये पीआईयू ने कहा है। और इसी को ही आधार मानकर जो लोक प्राधिकारी है उन्होंने भी यही कहा है कि भाई ये सूचनाएं जो पीआईयू ने कही है वही मतलब सही है, आपका आवेदन खारिज किया जाता है। आपको आर्ग्यू ये करना चाहिए था कि पीआईओ को बताना चाहिए कि कैसे बाधा होगी। ये सर मैं राहुल सर से बात करना चाहूंगा सर। राहुल सर हाँ जी साहब 2 मिनट संसद साहब फ्री हो जाएंगे। गांधी जी कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैंने आपको यही कहा कि आपको अपील में ये कहना चाहिए था कि पीआईओ बताए कि कैसे बाधा आ सकती है। आप कह रहे बाधा आएगी, बाधा कैसे आएगी ये बताइए ना। वो है। और सर उसकी तो उसको जो जांच चल रही है उसको तो सेवा में लगा दिया है वापस, निलंबित करने के बाद पता नहीं किसके रीजन पर इनको। हाँ तो फिर आप आगे भी कह सकते हैं कि उसको वापस लगा दिया है, तो जांच तो चल ही नहीं रही, जांच नहीं चल रही, और जांच चल रही हो तो भी आप इसमें कैसे बाधा डालेंगे ये बताना जरूरी है। अगर बाधा प्रूव नहीं हो सकती तो जांच चालू होने से इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं की जा सकती है। और सर हमें लगता नरेंद्र जी आप इसकी अपील की है क्या? प्रथम अपील जब मैंने प्रथम अपील की, प्रथम अपील अधिकारी ने भी वही टिप्पणी की है, और मैंने राज्य सूचना आयोग राजस्थान में द्वितीय अपील भी कर दी है, और एक परिवाद भी दर्ज करवा दिया 18 धारा में। ये कोई ऑर्डर आयोग से क्या आया? आयोग से कुछ आया? अभी आवेदन किया है जस्ट। हाँ तो आयोग देखिए, आयोग के पास हाँ तो ठीक है। हाईकोर्ट का एक केस है जिसमें ये जो जांच से संबंधित हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि पीआईओ के सिर्फ ये कहने मात्र से कि जांच चल रही है वो सफिशिएंट नहीं होगा। पीआईओ को आयोग के समक्ष ये बताना होगा कि जांच किस तरह से प्रभावित होगी। तो आयोग चाहे तो मैं शिकायत करता, मैं स्वयं हूँ राहुल सर, शिकायत करता मैं स्वयं हूँ, और मेरे आधार पर ही उसको मतलब निलंबित किया। आप सीधे यही लिखिए कि जांच, मेरा ये मानना है, मैं कन्विंस हूँ कि इससे जांच प्रभावित नहीं होगी, और मैं इस मामले में शिकायत करता भी हूँ। और वो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत ये कहा गया है कि इस तरह के मामले में सिर्फ ये कहना मात्र पर्याप्त नहीं होगा कि जांच प्रभावित होगी, जो पीआईओ है उसको ये साबित करना होगा कि जांच किस तरह से प्रभावित होगी, और उसके बाद आयोग निर्णय लेगा कि जानकारी दी जाए या नहीं दी जाए। जी तो सर, उसमें आप कहिए, क्योंकि हमारे सामने इस तरह के कई मामले आए और हमने उसमें शुरुआती दौर में पुलिस ने भी कहा कि जांच प्रभावित होगी, और हमने उसको ओवररूल किया, उसके बाद उसमें जानकारी देने के आदेश दिए। ऐसा किसी के पास जजमेंट क्योंकि करके मैं जानकारी नहीं भी दी, क्योंकि हमने कई बार जानकारी नहीं भी दी है, और ये देखते हुए कि जांच प्रभावित हो जाएगी। और उसमें देखा भी गया था, हमने जब वो पूरी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए अपने सामने सीलबंद इसमें, तो उसमें हमें मालूम पड़ा कि ये जांच प्रभावित हो सकती है। राहुल सर, एक सर मेरा ये निवेदन था कि उसमें मेरे को 2 बार मतलब गवाही के लिए, एक तो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मेरे को गवाही के लिए बुला चुका है, और जोधपुर के जो संयुक्त निदेशक है उन्होंने भी मेरे को गवाही, 3 साल से गवाही के लिए बार-बार बुला रहे हैं अधिकारी, ऊपर से ऊपर। यही तरीका होता है जांच को डिले करने का। इसलिए हरी कथा नंता कहते हैं, इसको चलती रहती है, एक बार जांच शुरू हो गई है उसमें कोई एक्शन नहीं होना है। इसके लिए सर मैं क्या कर सकता हूँ आगे?
नहीं, अगर कुछ ऐसा कुछ भ्रष्टाचार का विषय है तो आप उसको उठा करके लोकायुक्त में भी करवा सकते हैं, उसको लेके जाइए। अगर कोई ऐसा करप्शन का इशू है तो आप स्टेट के जो दूसरी एजेंसीज होती हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच करती है। मतलब मैं गवाही देख के आ गए हैं, फिर भी उसमें मेरी सिस्टर को वापस बुलाया कि आपने जो गवाही में सहयोग नहीं उसमें किए फिर हो, आप और आप उसका दूसरा तरीका यही होता है कि जब ये सारी व्यवस्थाएं फेल होती तो फिर आप उसके ऊपर बढ़ते हैं, आप उसके ऊपर जाएंगे, शिकायत करेंगे, उनके सबसे ऊपर हेड से शिकायत करेंगे। वहां भी अगर सुनवाई नहीं होती तो फिर आप कोर्ट जाते हैं, कि कोर्ट में जाकर के बोलते हैं कि यहाँ पर ये देखिए प्राइमा फेसी एविडेंस तो था इसीलिए जांच शुरू हुई, लेकिन जांच पे जांच नहीं कर रहे हैं, इसमें कोर्ट से निर्देश दिए जाए। ये तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का किसी भी मामले में। तो लड़ाई ऐसी चलती है, यही तरीका होता है। आप जब किसी को आपको लगता है राहुल सिंह सर, इस पर ले आना, राहुल सिंह सर, मेरा निवेदन था सर राहुल, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए। हाँ राहुल सिंह सर, हाँ इसमें कई बार ऐसा हो गया है, मेरे को भी एक डिसीजन हुआ जांच इंक्वायरी के मामले में, मैंने जानकारी मांगी थी सर। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को आदेश में ये लिख दिया था कि जितनी जितनी कार्रवाई, जितनी जांच हो चुकी है उतनी अपीलार्थी को दे दी जाए। मतलब मैंने एक संबंध में, एक कार्य के संबंध में जानकारी, उसमें इंक्वायरी हुई थी, तो इंक्वायरी मतलब उसमें इंक्वायरी कितनी करी है, कितनी जांच कर दी है, तो उसकी रिपोर्ट मांगी थी। तो उसमें मेरे को आदेश में बताया गया था कि जब मैं अपील में गया तो अपील में ये बताया कि बोले कि जितनी भी जानकारी, जितनी भी आपने कार्रवाई कर दी, पहले तो यही बताने से मना बोल दिया था, लेकिन फिर बाद में मेरी जब वहाँ बहस हुई तो उन्होंने बोले कि आदेश करके बोला था कि जितनी कार्रवाई या जितनी भी इंक्वायरी कर दी है, आपने पूर्ण कर चुके हैं, उतनी आप अपीलार्थी को दे दी जाए। जी सर। आपके आपके पास ये ऑर्डर जो है आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और इनको नरेंद्र जी को आप ये ऑर्डर दे दीजिएगा। जी 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 सर, आप राहुल सर कुछ बोलना चाह रहे थे, राहुल सर कुछ बोलना चाह रहे थे, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। नहीं, मैं बस इतना कह रहा कि पीआईओ कई बार सेंसिबल होते हैं तो वो उसमें कर देते हैं। दूसरा, कई बार गलती ये भी होती है कि आप जब एप्लीकेशन फाइल करें तो एक चीज को देखें, कई बार बहुत ज्यादा आप ये कन्विंस हो जाते हैं कि जांच हो गई होगी, तो लोग कई बार ये लिख देते हैं आरटीआई एप्लीकेशन में फाइनल जांच रिपोर्ट दी जाए। अब फाइनल जांच रिपोर्ट रहती ही नहीं है, तो ये लोग इतने शातिर होते हैं कई पीआईओ, वो उसका प्री लिख देते हैं, कहते हैं कि जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि फाइनल रिपोर्ट बनी नहीं है। तो आप उसको वैसे लिखिए कि जांच संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उपलब्ध कराया जाए। तो उसमें चाहे वो प्राइमरी रिपोर्ट हो, चाहे सेकेंडरी रिपोर्ट हो, चाहे फाइनल रिपोर्ट हो, सब उसमें शामिल हो जाए। जी सर, पहले मेरे को सर देने में बहुत तकलीफ करी थी, बोले कि हम दे ही नहीं सकते, अभी तो चल रही है। लेकिन वो अपील में गया था, अपील में अपीली अधिकारी ने बोला भाई जितना है उतना आप दे दो, तो जितनी हो गई है वहां तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सही है। इसमें जैसे शैलेश गांधी जी बोल रहे थे कि आपको बेसिकली जब भी पीआईओ ये कहे कि जांच प्रभावित होगी तो आपको अपीली अधिकारी के पास जाके यही सवाल उठाना है और यही कहना है, यही बताना है कि जांच इससे प्रभावित नहीं होगी। और हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जांच प्रभावित नहीं होगी तो जानकारी दी जा सकती है। शमशेर कुमार कोल क्या पूछना चाह रहे थे? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर मेरा निवेदन ये था सर कि मैं जनपद गया था, मेरे घर में बहुत दबाव आया था, मैं कागज भेजा हूँ, वो गोरा कागज भी मिला है, वो समझौते के लिए मेरे पापा बोला था समझौता क्या मेरे मन में पूरा मामला बताइए शुरू से, क्या किस ब्लॉक से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आप पहले बताइए, पहले पूरी बात बताइए क्या है। हेलो, नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। आप पहले नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं, ठीक है ना, दूर कहीं नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है यहाँ पर।
सिद्धांत सिद्धांत जो है कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे। सिद्धांत जी, क्या आपका प्रश्न है? आपने कुछ मैसेज किया हुआ है कोलकाता से। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार सर। मैं कुछ चीजें शॉर्ट में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैंने किसी के अगेंस्ट कंप्लेन की थी जो कि खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैंने पहले भी इस बारे में बताया था, और ये अपनी डॉक्टर से मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करवाते हैं काउंटर के लिए। अब इसमें दिल्ली पुलिस का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब इसमें मैंने क्या किया था सर, आरटीआई लगाई थी जिसमें मैंने कंप्लेंट्स की कॉपी मांगी थी, और कंप्लेन की कॉपी जो कि एसएचओ इनको हमेशा शील्ड कर, जब उन्होंने देने से मना कर दिया, ये बोलते थे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो इसमें मैंने सर 2 आरटीआई थी मेरी अलग अलग, इनमें मैंने दोनों में फर्स्ट अपील लगाई, जिसमें मैंने आपके डीम्ड पीआईओ बनाया एसएचओ को, आरटीआई इंचार्ज को, और एक पीआईओ को तो मतलब मैंने साथ में रखा ही था, जिसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैंने मांगी एसएचओ के अगेंस्ट फर्स्ट अपील में। अब सर एक कॉल मेरे पास आता है 1 अप्रैल को, जिसमें मैडम क्लेम करती है कि वो आरटीआई ऑफिस की इंचार्ज बोल रही है, जिससे उन्होंने 7 मिनट करीबन मेरे से बहस की कि डीसीपी सर है हमारे फर्स्ट अपील में, वो इस बारे में आज आपकी हियरिंग करेंगे शाम को 7 बजे। और इस चीज के ऊपर हमारा थोड़ा आर्ग्यूमेंट चला कि मैंने अपने पॉइंट्स रखे, उन्होंने अपने रखे। लास्ट में 7:30 बजे शाम को उनका कॉल आता है, वो कहते हैं व्हाट्सएप पे सर बात करेंगे, जिसके लिए मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं व्हाट्सएप पे बात नहीं करूंगा इसको लेके। तो अगले दिन मैडम ने कॉल नहीं किया, मैंने रीशेड्यूल के लिए बोला था, उस टाइम वो मान भी गई थी। अगले दिन मैडम ने कोई कॉल नहीं किया। अगले दिन मेरे पास सर एक थ्रेट कॉल आया कोई हेड कांस्टेबल करके बोल रहे थे, उन्होंने मेरे फादर को पहले तो फोन किया था, उनको मतलब उल्टा सीधा बोला, खैर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। आफ्टर दैट मैंने उनको कॉल बैक किया, तो उन्होंने आरटीआई को लेकर पहले तो मुझे काफी थ्रेट दिए। फिर वो मुझे कह रहे हैं कि मैं केस बना के आपको अरेस्ट कर दूंगा, तो मैंने उसको भी उनका मतलब काउंटर किया। अब थर्ड पे वो फाइनली आ गए कि आप इनके फादर के अगेंस्ट कंप्लेंट करके सकते हो। देन उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उस दिन फर्स्ट अपील का सर ऑर्डर आ गया, जिसमें इन्होंने मुझे ही ब्लेम कर दिया कि सर ने व्हाट्सएप कॉल पे आने से मना कर दिया था, इसलिए इनके जो इनको जानकारी दी गई वो सही है। अब सर दूसरी जो फर्स्ट अपील मेरी हुई है, उसमें क्या हुआ है, उसमें भी मैडम ने कॉल किया, शाम का टाइम दिया, पहले दोपहर का टाइम दिया, फिर शाम का टाइम दिया। शाम को फाइनली मेरी बात हुई, वो वही कहानी मैम गा रही थी कि डीसीपी सर बात करेंगे व्हाट्सएप पे। मैंने कहा व्हाट्सएप पे करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैडम ने सर अपने ही नंबर से व्हाट्सएप कॉल पे बात करवाई है। अब वो डीसीपी सर थे, कौन थे मुझे नहीं पता, उनके सामने मैंने ये बात रखी कि सर कंप्लेन की कॉपी तो मुझे मिलनी चाहिए, और ये मैंने इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इसलिए मांग रखी है क्योंकि आपके ये जो है पीआईओ ये बार बार यही करते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं। ये सामने से जब भी आपके आरटीआई सेल में कॉल करो तो ये बोल देते हैं कि भाई मैं तो वहां भेजता हूँ, वहां से जो आता है मैं आपको दे देता हूँ, तो आप इनके अगेंस्ट भी एक्शन लो, और ये इंचार्ज के अंडर सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को क्लियरली बोल दिया कि भाई जो ये बोल रहे हैं वो सही है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, सीआईसी के कुछ जजमेंट्स रखे उनके सामने, फर्स्ट अपील में भी मैंने उनको मेंशन किया था, बट डीसीपी सर ने क्लियरली बोल दिया कि नहीं ठीक है मैं एक काम करता हूँ, अगर आप इसमें अक्यूज हो। मैंने कहा मैंने तो कंप्लेन देखी नहीं, तो कहते हैं ठीक है मैं एक एनसीआर इसमें दे देता हूँ, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई है ठीक है, नहीं तो आप देख लो सीआईसी जाके फिर। अब उन्होंने सर कॉल काट दिया। अगले दिन मेरे पास इन्होंने कोई वो नहीं भेजा फर्स्ट अपील का ऑर्डर। उसके बाद में मेरे पास कल ये फर्स्ट अपील का ऑर्डर आया, उसमें इन्होंने आईपीसी का कोई सेक्शन 506 है वो मेरे पे लगा के इन्होंने केस मेरे अगेंस्ट में बना रखा है, लेकिन कंप्लेन की कॉपी अभी भी प्रोवाइड नहीं की, स्टेटमेंट्स और जो नोटिस थे वो प्रोवाइड नहीं किया, ये बोलते कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब सर अगर मेरे अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेन फाइल हो रखी है तो उसके लिए मेरे को नोटिस भेजेंगे तभी तो सर मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। तो ये सर इनका एक अलग ही अपना वहाँ पे करप्शन का सब चल रहा है। उसमें तो सिद्धांत उसमें सर अभी मैं आपको हाँ पहले जी भी सर। बोला, शायद हमारी पहले भी बात हुई थी इसमें। सर ये अभी 1 वीक के अप्रैल में सब कुछ हुआ है जो मैं अभी आपको बता हाँ, रहा तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, हमारी पहले भी बात हो चुकी है इस मुद्दे पर हूँ। जी सर। आपसे, और मैंने पहले ही बोला था कि कम से कम कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखें तो वहाँ पर जो शिकायतें होती हैं, और पुलिस में देखें तो पुलिस जी में थोड़ा सा डिसिप्लिन का थोड़ा सा माहौल होता है कई, और अधिकतर केसेस में अगर आप शिकायत जेन्युइन होती है और शिकायत ऊपर के स्तर पे पहुंच जाती है तो उसमें हेड्स विल रोल, ये भी तय है कि उसमें कार्रवाई भी होती है, और उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन अगर पुलिस में दिया जाता है तो हमने ये भी देखा है कि अगर सीनियर अधिकारी वहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन सजेस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन साइड में हमने देखा है कि कोई कलेक्टर हो, डीसी हो, अगर वो ऑर्डर करते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन तो सालों साल पेंडिंग रहती है। तो ये मैं 2 अलग अलग हिसाब से बता रहा हूँ कि पुलिस में थोड़ा इससे बेटर डिसिप्लिन कायम है। तो उसमें मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि एक तो अव्वल तो वो आईपीसी की धारा के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है जिसने आपको थ्रेट किया है, जिस पुलिस वाले ने, आप उसके नंबर के साथ आप बकायदा, आपको मालूम है कि वो कांस्टेबल है जो भी है, उसकी नामजद शिकायत करिए, एफआईआर डिमांड करिए कि एफआईआर करवाइए उसके अगेंस्ट जिसने आपको थ्रेट किया है ना। जी सर।
इंटिमिडेशन जो है वो ऑफेंस है, आप उसके लिए उसमें शिकायत करिए और आईपीसी की धारा के तहत उनको बोलिए कि आप एफआईआर रजिस्टर्ड करिए, और एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो आप उसमें, और उसमें ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप ये सारे लोग जो वो मैडम आपको फोन कर रही है उनका भी नाम लिखिए, उनका नंबर लिखिए, सब चीज़ें अपना नोट करिए और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखिए, किस तारीख को फोन आया है, ताकि वो उसके टावर से, उससे सर्विलेंस से सब चीज़ें उससे पता की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें काम आती है। और उसके बाद फिर जो वहाँ के सबसे बड़े सीनियर अधिकारी हैं उनसे आप मिलिए वहाँ और उनसे इनकी शिकायत करिए पूरे इस मामले की, कि इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है पावर का। और हमने कई मामलों में देखा है जहाँ पर इस तरह की मिसयूज की शिकायतें आती हैं, नीचे स्तर पर फोर्स में मिसयूज भी किया जाता है और ऊपर से फिर कार्रवाई जब शुरू हो जाती है तो फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाती है और उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई हुई है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ऊपर जाकर के इसमें कार्रवाई करिए, और अगर ये आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना करते हैं तो आप कोर्ट में भी जाकर एफआईआर करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस बात में थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत बार जब मामला थोड़ा सा स्लीजी रहता है तो जनरली पुलिस ऑलवेज व्हाट्सएप कॉल में आपको कॉल करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल सिर्फ एक नंबर आता है, आप नंबर रिकॉर्ड रख सकते हैं लेकिन व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ये मुझे बहुत चीज़ों में पता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ली थी कि जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं पूरा डिटेल में जाना नहीं चाहता, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब ये इस तरह का कोई व्हाट्सएप कॉल हो तो आप उसका एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरे फोन से उस समय करिए, रिकॉर्डिंग बनाइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर आप रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा करके वे आपको व्हाट्सएप कॉल करेंगे और हमारी उतनी तैयारी नहीं रहती कि दूसरा फोन लेके बैठो या कुछ करो। लेकिन ये इतना ही आप कर सकते हैं कि व्हाट्सएप कॉल मुझे इस व्यक्ति से आया है, सो सर्कमस्टेंशियल आप आर्ग्यू कर सकते हैं। मगर मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसे कुछ चीज़ों में हियरिंग के लिए कि गूगल मीट ले ले हुए, नहीं तो उनको बोले कि हम जूम कॉल ले लेते हैं, आप आ जाइए उस टाइम में। और दूसरी जो बात है, मुझे लगता है कि एक जनरली जो फर्स्ट अपील के लिए या ऐसे के लिए एप्लीकेंट को कम से कम 7 या 8 दिन पहले इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ऐसा एक डीओपीटी का सर्कुलर है, ये मुझे बराबर याद नहीं है लेकिन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो वैसे निकाला है कि एटलीस्ट 7 days बिफोर द फर्स्ट अपील इंटीमेशन मस्ट बी रिसीव्ड। ऐसा नहीं कि आपको फोन करेंगे आ जाओ 2 घंटे में। तो ये एक इट इज नॉट ए रीजनेबल वे ऑफ अप्रोच अंडर द आरटीआई, क्योंकि आरटीआई में रीजनेबल वर्ड को बहुत महत्व दिया है। तो आप ये मैं आपको ये कहता हूँ कि सूचना अधिकार को एक सत्याग्रह की तरह लीजिए। आज सत्याग्रह शुरुआत होके 91 ईयर्स पूरे हो गए और आज के दिन ही सॉल्ट सत्याग्रह शुरुआत हुई थी गांधी जी के याद से। तो ये तो एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो ये इस मोमेंट में जितना हम पेशेंस ले, जितना हम विदाउट एनी वायलेंट माइंड से अगर जितना हम काम करेंगे हमको यश मिलेगा। तो मैं यही कहता हूं कि आपको बहुत सताएंगे, गांधी जी को भी बहुत सताया लेकिन उनको मार नहीं सके कोई भी, इसलिए पेशेंसली इस चीज को हमें झेलनी पड़ेगी, इस चीज को झेलनी पड़ेगी और कोशिश करती रहनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि आज मैंने एक तो तय किया है कि पूरे 1 साल भर मैं कुछ अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, आज 91 ईयर्स पूरे हो रहे हैं इस सत्याग्रह के दिन के लिए, तो कम से कम 91 में आरटीआई एप्लीकेशन अगले 1 साल डालने की कोशिश करूंगा कि अकाउंटेबिलिटी लाने, ना मैं मेरे पर्सनल चीजों के लिए। तो एक हम कोशिश कर सकते हैं। आज कम से कम 60 तो आरटीआई एप्लीकेंट्स इधर हैं, तो 60 ने अगर तय किया कम से कम 4 एप्लीकेशन जो सिस्टम चेंज करने के लिए अगर हम कोशिश करें, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सत्याग्रह के दिन के लिए एक प्लेज लिया जैसा होगा। धन्यवाद। सर मैं 1 मिनट, मैं कभी मतलब इस बारे में मैंने कभी डिस्कशन नहीं किया। एक्चुअली में जो मैंने कंप्लेंट डाली थी उनके फादर के अगेंस्ट,
उसमें कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के कंटेंट्स हैं जो कि एक आईटी कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें आईटी कंपनी ने कुछ काम ही नहीं किया था एंड उसी को लेके ही मैंने और देर लगा दी बंधु। अच्छा, शर्मा बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिल रही, किससे? हाँ जी। प्रमोद कुमार जी, आप ये बातें थोड़ा सा अपने आप को म्यूट करके बात किया करें, है ना? चलिए ठीक। सर मैं ये कह रहा था, मेरी कंप्लेन में जो मैंने कंप्लेन बेसिकली दी थी उसमें एक सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ कंटेंट था, जिसके लिए मैंने पूरा डिटेल भी दिया, जो आईटी कंपनी है उनके बारे में भी बताया, और ये उसी मैटर को दबाने के लिए ये दिल्ली पुलिस उसमें लगी हुई है, और अब ये उल्टा मुझे ही फ्रेम करने लग गया। एंड उसमें मैं बस फादर के स्टेटमेंट निकालना चाह रहा हूँ जो ये दे नहीं रहा। नहीं देखिए, ये पर्सनल इश्यूज तो हम उतना डीपली डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक कंप्लेंट के लिए दोनों साइड चीज रहती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर सेक्सुअल, सर एक मिनट, इधर हम तो सोल्यूशन तो नहीं ला पाएंगे, इधर आपको सिर्फ गाइड कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक आईटी कंपनी में अगर है उसका एक मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहता है, तो उनमें एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमेटी बाय डिफॉल्ट बनने चाहिए। तो आप उसके बारे में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए हर एक स्टेट का कुछ अलग डिपार्टमेंट रहता है, और आप स्टेट वुमेन्स कमीशन में भी इस चीज का कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत जगह हैं आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ही वे सता सकेंगे। अगर आपको जेन्युइनली सता रहे हैं तो आप भी हर एक फोरम में आप उनको आपका जस्टिस आप ले सकते हैं। तो ये चलता रहेगा। मैं आपको वही कहा, ये सत्याग्रह की चीज है, अपने अपने राइट्स को जब हम लड़ते हैं तो ये आते रहेंगे। हम जी प्रभु जी, हमारे बीच में बीरेश जी हैं। बीरेश जी has also written one article about this police thing, and he shared last time in my WhatsApp, and I have already circulated that to different WhatsApp groups. So I think he has some more experience regarding this police issue. So perhaps he can give some suggestions on this matter. No. I think it's on an attempt made by me to bring a compendium of RTI issue related orders issued by Central Information Commission and the State Information Commission, and some of the decisions of the High Court, Delhi High Court, particularly obtaining FIR is concerned here. I think because I have given some of the decided cases, it will be helpful for the information seekers to get easy information. So with that view, that I have published the two books in English. One is RTA and Police in English, and another is the sub-registers. It's only a collection of important orders of the Information Commission. I think it will be useful, and thanks for circulating it. बहुत धन्यवाद. Okay, धन्यवाद. जी सर, धन्यवाद। मैंने उसको सर्कुलेट कर दिया था, और ओके, थैंक यू सब लोगों के समक्ष। I just want to tell something about Viresh Belur. He is a very strategic applicant. यानी अगर वो आज कुछ काम करता है तो वो 7-8 महीने के बाद में क्या रिजल्ट आता है, ये चीज को मायने करके काम करता है। We both don't fight for any penalties, but automatically the penalties are done because of our way of working. तो वे ऑडिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिट करते हैं, which is the easiest part, क्योंकि ऑडिट काम पूरा गवर्नमेंट ने किया रहता है। ये अपने को सिर्फ ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं इतना ही देखना है। तो वे बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। उन्होंने अपने कन्नड़ा लैंग्वेज में तो बहुत बुक्स लिखे हैं, और he is really a very strategic applicant, which I also don't do it. We are all propagators of RTI, whereas he is a very strategic user of RTI. और वे एक अपना RTI, जैसे महाराष्ट्र में RTI कट्टा चलता है, मेरा एम्पावरिंग सेंटर चलता है, वैसे वे भी एक RTI का हर वीक में या कुछ उनका एक सेंटर चलता है, और ऐसे कोशिश करते रहते हैं। He is just not a RTI applicant, but a very strategic RTI applicant. Thank you. And my very close friend, the time of RTI has begun, then before RTI.
So it's a very long relationship. Thank you, Mr. Viresh Belu, for contribution for RTI. Thank you, Bhaskar, and thanks for the support given by you and Shailesh ji, especially for both of you, because we are in continuous touch with them. We will be discussing so many issues on RT related. And anyhow, I thank you for giving me this opportunity to share my thoughts with you. Thank you. Dhanyavad. Thank you. Okay, sir, you are most welcome, and we will keep informing you about all subsequent programs, and we hope that you will join us. Thank you. Definitely, I will join us. Thank you. How Mr. Viresh Belu is, contributing in this field by playing very strategic role. So probably if you can, I don't know, Anandji, if he has already spoken about it or not, but if he can, tell people here that how he goes about filing RTI, the way he files the RTI strategically, then it would be very helpful. Others can also, implement in their areas. So, Viresh sir, would you please share some of your experiences how to file such types of RTIs which you have already gathered all the information by filing them, so we can also do the same here in our states. Sir, I have developed some standard formats, RTA formats, for the use of the RTA users here, based on the decisions of the Karnataka Information Commission. So whenever we make an application, along with the application, we also enclose of the orders issued by the Karnataka Information Commission to the PIO, so that PIOs cannot reject the application at all, because there is already a decided case in such a matter. And our applications are very